हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज पढ़ेंगे नीति आयोग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडियन इकॉनमी में हर सिटीजन को, हर स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए नीति आयोग क्या है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, फिर नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। क्यों किया, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो चलिए शुरू करते हैं नीति आयोग। तो जैसे कि यहाँ मैंने सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या था। अब अगर आप प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन तब से था जब से हमें जो है वो आज़ादी मिली थी। दैट मीन्स हम 1947 में हमें जो है वो फ्रीडम मिला और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट आई उन्होंने 1950 में ही जो है वो प्लानिंग कमीशन को सेटअप कर दिया और इसके चेयरमैन बने आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन बनाया क्यों गया, हम सब देखिए, हमने सारे 5 ईयर प्लान, हमें पता है कि हमारी इंडियन इकॉनमी में सिंस इंडिपेंडेंस 5 साल का प्लान बनता था और उसके हिसाब से बजट एलोकेट होता था और उस प्लान में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते थे उन्हें फुलफिल किया जाता था। तो ऐसे ही जो हमारा जब ये प्लानिंग कमीशन बना तो इसका पर्पस था उन 5 ईयर प्लान्स को बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना। पर्पस क्या था कि जो लोग हैं इंडियन इकॉनमी में जो रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो राइज हो सके, लोगों को जो है और इकॉनमी को इकॉनमिक ग्रोथ मिल सके, लोगों को इकॉनमिक डेवलपमेंट मिल सके, एजुकेशन अच्छी हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये 5 ईयर प्लान्स जो है वो शुरू हुए 1950 से और किसके थ्रू शुरू हुए, वो था प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपकी इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में, वो सब एफिशिएंटली यूज हो, जो प्रोडक्शन है जितने भी गुड्स की वो इंक्रीज हो सके ईयर बाय ईयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जनरेट हो सके आपकी इकॉनमी में उन सब लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं। अब इस प्लानिंग कमीशन का ही जो नया अवतार है उसे नीति आयोग कहा गया। ऐसा क्यों हुआ कि हमें प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना पड़ा नीति आयोग से? सबसे बड़ा रीजन है इसका वन साइज डज नॉट फिट ऑल अप्रोच। जो प्लानिंग कमीशन है वो सारी स्टेट्स को, हर रीजन को एक ही पॉलिसी जो है वो बनाकर देता था और सबको उसी को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। हम सब जानते हैं हमारी इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, हर एक के अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एक का रिसोर्सेज अलग है, उनके पास पॉपुलेशन का साइज अलग है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग है। तो एक पॉलिसी सब पे कैसे जो है इक्वली इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ स्टेट्स बहुत डेवलप कर रहे थे, कुछ उन पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं उठा पाते थे। दूसरा, जब 1991 के बाद हमारे इंडियन इकॉनमी में रिफॉर्म पीरियड आ गया था, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर्स प्लान थे उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं देखने को मिल रहा था, जो पुराने पैटर्न पे ही वो चल रहे थे और इंडियन इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फोकस की उस समय ज़रूरत थी। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। अब ये नीति आयोग है क्या? नीति आयोग इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक। तो पॉलिसी थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जो गवर्नमेंट के लिए सोचता है, जो गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए उनके बारे में एडवाइस करता है सरकार को। थिंक टैंक है, सोचता है और उन्हें बताता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या, नाम नीति क्यों रखा गया? तो देखिए, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत ही अच्छा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कॉल्स नीति। और आयोग इज द हिंदी वर्ड फॉर कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को बदला गया नीति आयोग से
इसको किसने जो है वो स्टेब्लिश किया? 2015 में हुआ था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, तो ही स्टेब्लिश दिस। और इसका फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 2015 को। हम सबको याद है 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो 2015 1 जनवरी को नीति आयोग जो है वो उसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, और इसकी पहली मीटिंग कंडक्ट हुई 8 फरवरी 2015 को। अब जैसे कि हमने बात करी थी नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ गई, देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। क्यों? क्योंकि हमने 1950 से चल रहे प्लानिंग कमीशन को अचानक 65 साल बाद 2015 में कह दिया इसको बदल के नीति आयोग करें। तो ऐसे तो नहीं कहा होगा, कुछ कारण रहे होंगे। तो ये कारण यहाँ हमने दिए: डेमोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पिछले आज अब 2020 का लास्ट चल रहा है, तो पिछले 70 सालों में, और जब नीति आयोग आया 2015 में, तो पिछले उस समय तक 65 सालों में क्या बदल गया था। देखो, डेमोग्राफी की अगर आप बात करें तो 40 करोड़ पॉपुलेशन थी 1950 में, जब हमने प्लानिंग कमीशन को जो है वो स्टेब्लिश किया था। मगर 2020 में आप देखें आपका पॉपुलेशन साइज 137 करोड़। तो उस समय जो पॉलिसी बन गई, उस समय जो प्लान बन गए, वो 40 करोड़ लोगों के हिसाब से बनाया गया कि अच्छा ठीक है 5-5 साल के प्लान बनाते, वो 137 करोड़ लोग को नहीं डील कर सकता। दूसरा, आपकी जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। इंडिया को की जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, मींस 35 ईयर्स एंड बिलो। तो हमारी कंट्री को इसलिए यूथ कंट्री कहा जाता है, सबसे ज्यादा यंग लोग आपकी कंट्री में रहते हैं। तो यंग लोगों की डिमांड अलग होती है, चैलेंजेस अलग होते हैं, उनको अलग तरीके से एडवांसमेंट चाहिए इकोनॉमी में। फिर एक और जो बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया कि रूरल एरिया से लोगों ने माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में अपने आप को वो लेकर आए, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको चाहिए थी। तो सबसे 1950 में क्या होता था कि सब मोस्टली लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो इन्वॉल्व थे, रूरल एरिया में रहते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अर्बनाइजेशन हुआ, लोगों ने रूरल से अर्बन में शिफ्ट किया। तो ये प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर सकता था तब। तो एक ये पहली जरूरत डेमोग्राफी लेकर आई। दूसरा, इकोनॉमी। यहाँ पे हम बात करेंगे जीडीपी की। अब देखिए 1950 में आपका जीडीपी 10,000 करोड़ रुपए था, और अगर आप रीसेंट देखें तो ये 209 लाख करोड़ के आसपास हर साल होता है। इतना मेजर चेंज, तो कहीं ना कहीं आपके प्लान्स को भी, उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा। 12th प्लान साइज जो अगर आप बात करें 2012-17, यहाँ पर इसका जो साइज था, इसका जो बजट था वो 43 लाख करोड़ था। और जबकि अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखें तो ये 2400 करोड़ था बस। तो इतना ज्यादा फर्क आपके बजट में ही आता जा रहा है, एक्सपेंडिचर जो आप प्लान कर रहे हो उसमें आ रहा है। एनुअल बजट जो है वो आज की डेट में अगर आप बात करें तो 17.77 लाख करोड़ का होता है, जबकि उस समय टोटली बजट 2400 करोड़ का था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। और जहां मैंने आपको सबसे पहले बताया वन साइज डज नॉट फिट ऑल, तो ये स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रही थी। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, सबकी अलग अलग जरूरतें हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ स्टेट्स भी बढ़ गया, 28 + 7 हम जो है बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो था, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ रहे हैं, आपके यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस हो गए, और हर स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस है। तो एक ही प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान बना दिया वो पूरी कंट्री में काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, नेक्स्ट आ गया आपका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हुए। हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कितना ज़बरदस्त हमारे यहाँ एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। आजकल जो है हम 5G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और उस समय पे इंटरनेट भी आपको पता है कि क्या हमारे यहाँ उस समय कितना कम लोगों के पास एक्सेस थी इंटरनेट की, हॉटलाइंस पे बात करते थे। तो जैसे स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, 28 स्टेट्स हैं आपकी, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टेक्नोलॉजी में आप बात कर रहे हैं तो आपकी लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ईजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन अच्छा गूगल कर लो, टिप्स पे अवेलेबल है। जो भी डेटा आपको चाहिए फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। ये सब उस समय नहीं था। देन उस समय
पब्लिक एंटरप्राइजेस जो थी, पब्लिक सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट था। गवर्नमेंट की हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी। प्राइवेटाइजेशन नहीं था। पोस्ट रिफॉर्म के बाद हमारा प्राइवेटाइजेशन हमने देखा, लिबरलाइजेशन की एंट्री हुई। तो इन सब की वजह से जब प्राइवेट सेक्टर अब बहुत ज़्यादा आपके यहाँ इकॉनमी में उसका रोल हो गया, बढ़ रहा है रोल, एक्सपेंशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ हर जगह। आप देखिए, पहले नेशनलाइज बैंक थे, फिर प्राइवेट, और पेमेंट बैंक आ गए हैं। आज की डेट में हम डिजिटल वॉलेट्स की बात करते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर दो, गूगल पे से कर दो, भीम ऐप यूज कर रहे हैं। तो इतने सारे एडवांसमेंट जब हो रहे हैं लगातार, तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से हमें प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना पड़ा। अब यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एस्टेब्लिश किया, वो है क्या, उसके सीईओ कौन है, करंट मेंबर्स कौन कौन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं, प्लानिंग कमीशन को किसने स्टेब्लिश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, वही उसके चेयरपर्सन थे। नीति आयोग को स्टेब्लिश किया मोदी जी ने, वही करंट इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो वही चेयरपर्सन है नीति आयोग के। चेयरपर्सन के बाद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये अमिताभ कांत जी हैं, सीईओ नीति आयोग के। देन वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल आप लोग, ऐसा नहीं है कि अमिताभ कांत कहीं से भी जो है वो किसी को भी हम उठा के बना सकते हैं। बहुत ही क्वालिफाइड बंदा हमें चाहिए होता है। एंड अगर आप बात करें अमिताभ कांत की, तो वो खुद आईएएस ऑफिसर है 1980 बैच के, और ऑफ कोर्स जो है इसीलिए वो इस पोजीशन पे हैं। प्लस राजीव कुमार, अगेन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक फील्ड। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं हमेशा। तो एट प्रेजेंट अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन एंड नरेंद्र सिंह तोमर आपके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। स्पेशल इनवाइटीज में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह एंड थावर चंद गहलोत। तो ये लोग जो हैं वो स्पेशल इनवाइटीज हैं। देन जो आपके फुल टाइम मेंबर्स की अगर आप बात करें, तो फुल टाइम मेंबर्स की में हैं आपके रमेश चंद, ये एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है। डॉक्टर विनोद पॉल, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। एंड वीके सारस्वती, फॉर्मर डीआरडीओ के चीफ हैं। तो यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हैं कि जो लोग बहुत ही जो है वो कॉम्पिटेंट हैं और किसी ना किसी पोजीशन पे हैं, वो सब नीति आयोग के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए, कि जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है, उसमें हर स्टेट के सीएम और एलजी वो इसके गवर्निंग काउंसिल में मेंबर होते हैं। तो सारे सीएम और एलजी, जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं नीति आयोग के। इसका एक रीजन भी है, वो रीजन आता है वन साइज डज नॉट फिट ऑल अप्रोच, वहीं पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एट प्रेजेंट मेंबर्स हैं नीति आयोग के। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए क्यों ऐसा, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नीति आयोग अलग है प्लानिंग कमीशन से। तो देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे फाइनेंशियल क्लाउड में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा। नीति आयोग में आपको बता चुकी हूँ एडवाइजरी बॉडी है, थिंक टैंक है, थिंक टैंक, ठीक है। तो ये बताता है, एडवाइज करता है गवर्नमेंट को कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जो फंड्स एलोकेट करने की पावर होती है कि किस स्टेट को, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किस ऑब्जेक्टिव पे कितना फंड सैंक्शन होना है, वो पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है आज की डेट में। जबकि जब प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के पास खुद के पास पावर थी फंड एलोकेट करने की, सारी मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। आज की डेट में किसी भी मिनिस्ट्री को कोई प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, तो नीति आयोग सिर्फ एडवाइज कर सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ये अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है, आप इसको फंड दीजिए। लेकिन फंड देगा कौन? फंड देगी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसलिए हम नीति आयोग के लिए कहते हैं कि वो थिंक टैंक है, उसके पास
फंड एलोकेट करने की पावर्स नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप हमेशा याद रखिए। देन फुल टाइम मेंबर्स, यहाँ पर जो फुल टाइम मेंबर्स मैंने आपको अभी बताए हैं, फुल टाइम मेंबर्स हमेशा प्लानिंग कमीशन के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया फुल टाइम मेंबर्स हैं आपके 3, रमेश चंद जी, डॉक्टर विनोद पॉल और वी.के. सारस्वत। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो लास्ट जब तक प्लानिंग कमीशन रहा उसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स थे और अब है 3। स्टेट का रोल, अब स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल देन दे डिड इन द प्लानिंग कमीशन। हर स्टेट का सीएम और एलजी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर है, पहले ऐसा नहीं था। स्टेट का क्या रोल था प्लानिंग कमीशन में? इट वाज लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और एक एनुअली जो इंटरेक्शन होता था मीटिंग के लिए, बस उस तक स्टेट का रोल था। बाकी सारी चीजें प्लानिंग कमीशन खुद ही डिसाइड करता था और स्टेट्स को बताता था। अब स्टेट्स खुद इन्वॉल्व है एक्टिवली, तो वो सारी चीजें खुद डिसाइड, उनका एक्टिव रोल होता है। देन मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी ही सीईओ है, जो सीई है वो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, वही मेंबर सेक्रेटरी है। और इनको कौन अपॉइंट करता है? सीधा चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने खुद अपॉइंट किया है, जो मेंबर सेक्रेटरी है उनको खुद अपॉइंट करते हैं और जो वही सीईओ भी होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, जितने भी सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरीज हैं वो एक पूरा यूजुअल प्रोसेस जो भी होता था उसके थ्रू अपॉइंट होते थे, बट यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो ये डिफरेंसेस थे। अब देखिए फंक्शंस एंड रोल्स क्या है नीति आयोग के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप बात करें नीति आयोग की, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी प्लान्स हैं वो विलेज लेवल पे डेवलप होते हैं एंड एग्रीगेट दीज एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे किन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ से प्लान डेवलप होता है और फिर ऊपर से वो ऊपर सरकार के ऊपर हाई लेवल तक आके वो जो है वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिलती है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये एक स्पेशल अटेंशन को इंश्योर करता है कि वो उन लोगों को मिलेगी, उन सेक्शंस को मिलेगी सोसाइटी की जो कि एक्चुअली उनको कहीं पर भी जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती थी तो उनको कहीं पे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको एड्रेस नहीं किया जाता था, पहले उनको जो है वो अटेंशन नहीं मिलती थी या उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता था। तो उस रिस्क को हटा दिया गया है, उस रिस्क को हटा दिया गया है कि जो एक्चुअल नीडी है, जो एक्चुअल नीडी सेक्शन है सोसाइटी का, उसको जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी तो उससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्लान पहले नीचे लेवल पे बनेगा फिर ऊपर जाएगा। देन दूसरा फंक्शन या रोल क्या है नीति आयोग का? ये थिंक टैंक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। और ये जितने भी स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस होती है वो की पॉलिसी मैटर्स पे गवर्नमेंट को देता है। देन इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट टू दी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये उसमें भी गवर्नमेंट को अपना पूरा इनपुट, अपनी एडवाइस देता है। इसीलिए मैंने आपको बताया एडवाइजरी बॉडी है, थिंक टैंक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन में जो प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इनका फोकस रहता है। अब एक बात देखिए, ये थिंक टैंक है, ये फिनेंस मिनिस्ट्री को बताते हैं कि आपको ये इस जगह, इस स्टेट को, इस मिनिस्ट्री को इतने फंड देने हैं। तो इसका मतलब है कि इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आप इनको पैसे दे दीजिए, तो वो पैसे कहीं डूब ना जाए, वो पैसे ठीक से यूज हो, तो इनका मॉनिटरिंग में एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इनको मॉनिटर करना पड़ेगा कहीं हमने गलत एडवाइस तो नहीं दे दी, क्योंकि गलत एडवाइस दे दी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको पूछेगी भाई आपने कहा था। तो ये एक बड़ा इनका एक्टिव रोल रहता है। ये मॉनिटर, यहाँ मैंने देखिए नीचे लिख भी दिया, एक्टिवली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि एडवाइस तो इन्होंने ही किया है,
इन्होंने कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप पैसा दीजिए, तो मॉनिटर तो इन्हें करना पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी पॉलिसी का जो पहले होता था, प्लानिंग कमीशन ने बता दिया, पैसे ही नहीं पहुंचे, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, ये स्लो प्रोसेस है, उसको जो है ये कोशिश करते हैं कि ये जो है वो फास्ट हो जाए और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि ये इंटर मिनिस्ट्री और स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन भी रखवाते हैं, उसको इंश्योर करते हैं। कैसे, आपको बता दिया मैंने, गवर्निंग काउंसिल में सारे लोग हैं, जहाँ पे जैसे भी जो भी लूप है कोऑर्डिनेशन का, ये उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रोल है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट क्रिएट करना, पूरा सिस्टम, और उसमें ये नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट लगातार MHRD की अगर आप बात करें तो नई नई जो है वो पॉलिसीज ला रही है। आजकल अभी रिसेंटली नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई है 2020 में। तो इनोवेशन के लिए और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए जितना भी ये जो है वो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और कर रहे हैं लगातार। दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स इनटू इट। अब इन्होंने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए, नीति आयोग की हम बात करें तो अभी तक 2015 में आ गए, 2020 चल रहा है, हो क्या क्या गया, ऐसा क्या क्या कर लिया इन्होंने। तो पहला है विजन डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी एंड एक्शन एजेंडा, दूसरा इंटरेक्शन विद ऑनरेबल PM, तीसरा डिजिटल पेमेंट मूवमेंट्स, एंड लास्ट है अटल इनोवेशन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विजन डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी और एक्शन एजेंडा की आप बात करें तो जैसे पहले प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर्स प्लान बनते थे ना, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो 12th 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें 2012 से 2017, इसके बाद कोई 13th प्लान ही नहीं आया। तो अब क्या है, अब क्या हो रहा है, क्या है, विजन डॉक्यूमेंट की पे बात कर रही है सरकार। और ये विजन डॉक्यूमेंट क्या है, दिस इज 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो पूरे 15 साल के लिए पूरा एजेंडा जो है वो नीति आयोग प्रिपेयर कर रहा है। उसमें क्या क्या है, सोशल गोल्स सेट हो रहे हैं, और मतलब सारी चीज़ों को इन्होंने ध्यान में रख के ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट फॉर 15 ईयर्स, पूरा एक्शन एजेंडा, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करें। तो ये एक पहला इनिशिएटिव है जो नीति आयोग ने लिया। दूसरा, इंटरेक्शन विद PM। हम सब जानते हैं मन की बात PM वो जब तब करते रहते हैं, एड्रेस करते हैं सरकार, मन की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर टू कॉमन पीपल। बट नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर किसी के पास भी कोई बेहतर आइडियाज, इंसाइट्स एंड थॉट्स हैं तो आप सीधा सरकार के साथ उनके पोर्टल पे शेयर कर सकते हैं, आप PMO ऑफिस में सीधा शेयर कर सकते हैं। आजकल तो ट्विटर है, लोग ट्विटर पे शेयर कर लेते हैं। एंड देन राइट टू प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री को सीधा लिख कर बता सकते हैं। देन डिजिटल पेमेंट मूवमेंट, डीमोनेटाइजेशन याद है सबको 2016 उसके बाद ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो डिजिटल पेमेंट मूवमेंट, यस, नीति आयोग का बहुत एक्टिव रोल रहा है। और अगर ये देखिए भीम ऐप मैंने यहाँ लिखा, तो डिजिटल पेमेंट भीम ऐप ही नहीं, इसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स हैं, हम सब पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है हम इकोनॉमी में बात कर रहे हैं कि कैश लेस और लेस कैश इकोनॉमी की हम बात करते हैं। और हम गवर्नमेंट हमारी बहुत प्रमोट करती है, एनकरेज करती है कि आप डिजिटल पेमेंट्स को जो है वो यूज करें, अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ हैविंग कैश ट्रांजैक्शंस। तो उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए देती हैं। और जैसे सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ ₹50 करोड़ would be provided to the districts for undertaking information, education and communication activities to bring 5 करोड़ जनधन अकाउंट्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनधन अकाउंट सब जानते हैं, 2-2 हज़ार रुपए आए थे सारे लोग जो जनधन अकाउंट्स में फॉल करते थे, उनके लिए जिनके जनधन अकाउंट खुले थे। तो जनधन अकाउंट खुले, उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, आप अपने बेसिक मोबाइल फ़ोन से भी अपना खाता एक्सेस कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट आपको पता लग जाएगा एंड ऑल। तो ऐसे ही, और उसके अलावा मैंने आपको वॉलेट्स बताए, डिजिटल पेमेंट आप, भीम ऐप है यहाँ पे सरकार ने लॉन्च की। तो ऐसे बहुत सारा इन्होंने, नीति आयोग ने जो है वो उसको एनकरेज किया है थ्रू इंसेंटिव्स इवन की
जो लोग हैं वो डिजिटल पेमेंट को जो है वो यूज करें। देन लास्ट जो इनिशिएटिव मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी नीति आयोग का, वो है अटल इनोवेशन मिशन, एम कहते हैं हम इसे। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो उनके नाम पर उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को एनकरेज करने के लिए जो है वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अटल इनोवेशन मिशन में दो चीज़ें जो शुरू हुई, सबसे पहला है टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब, आप ATL कहते हैं इन्हें, और दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे बहुत सारा यूथ है ऐसा जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं टू ब्रिज द गैप। उनको दिखता है कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, उनके पास एक आइडिया आता है लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो उस चीज के लिए कैसे आप करोगे, कैसे आप क्रिएटिविटी को अपने लोगों तक पहुंचाओगे, तो अटल टिंकरिंग लैब है। अब ये लैब स्कूल्स में डेवलप हो रही है, ठीक है। किसके लिए, क्या काम है इसका? टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से ये पूरे स्कूल जो है क्रॉस इंडिया है वहाँ सब जगह ATL डेवलप करेंगे, अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे अपना जो है प्रोटोटाइप, अपने आइडिया का जो उनका आइडिया उसका प्रोटोटाइप स्मॉल लेवल पे उसको डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स वो देख रहे हैं, चैलेंजेस, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नीति आयोग ने जो शुरू किया है। दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जितने भी स्टार्टअप आइडियाज वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 10 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। और जो है वो किस लिए है कि आप जल्दी से अपना जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, वो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रांसपोर्ट में है, एनर्जी, एजुकेशन, एग्री, कहीं पे भी सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं अपने आइडिया से, अपने स्टार्टअप से, तो आपको गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपका आइडिया फिजिबल है, बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, और उसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि जिसमें फंडिंग की जाती है स्टार्टअप्स को। ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन यूथ की अगर मैं बात करूँ, बहुत टैलेंटेड है, आप लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग ऑल दोज आइडियाज़, यू नो, आप गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं, अपने आइडिया को लेके अप्लाई कर सकते हैं, आपको फंडिंग मिल सकती है। तो ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। तो ये था ऑल अबाउट नीति आयोग, क्यों बना, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए, हमने कौन कौन मेंबर्स हैं, सब हमने डिस्कस किया। बेसिक एक डिफरेंस जरूर याद रखिएगा इसमें, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी फंड एलोकेट करने की डायरेक्ट टू स्टेट्स एंड टू मिनिस्ट्रीज, बट नीति आयोग के पास ऐसी पावर नहीं है। वो सिर्फ जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताता है, एडवाइज करता है कि आप इस स्टेट को, इस मिनिस्ट्री को, इस प्रोजेक्ट को ये फंड एलोकेट कर दीजिए। वो खुद नहीं कर सकते, इसीलिए उनका कहाँ पे रोल हो जाता है, एक्टिव मॉनिटरिंग में। क्योंकि जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो ना, अरे मेरे बिहाफ, मैं कह रहा हूँ मेरे बिहाफ पे आप पैसे दे दो, तो फिर आपको तो देखना पड़ेगा ना। तो तो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग। आई होप आप सबको समझ आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पाठशाला को, और चलिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच।